कर रहा है वो कर ले, आप ही की काम आएगी, नहीं तो मैं तो स्टार्ट कर दूंगा वैसे। ठीक है। अब ये जो एनडीटी है ये पीरियोडिकली क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्लांट में, जैसे बॉयलर रखते हैं। अब बॉयलर पे क्या है कि आप, मैंने आपको बताया था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, आप सर्विस कर रहे हो, जब ऑपरेशन कर रहे हो, कब प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो भी आप एनडीटी को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उससे ना तो प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, और सर्विस करते वक्त भी, उसको यूज़ करते वक्त भी आप उस पर कर सकते हो। तो बॉयलर चल रहा है आपके प्लांट में, हाँ ठीक है ना। या फिर आपकी पिकलिंग हो रही है। पिकलिंग मतलब क्या होता है, जो कंपोनेंट बनते हैं उसको एक कंटेनर होता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये सब रखे जाते हैं, जिससे उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर जो भी करोजन होता है वो करोजन को हम हटा देते हैं उसके अंदर डिप करके उस एसिड में। अब वो एसिड है तो उसकी टेस्टिंग, वो काम चल रहा है, बहुत बड़ा कंटेनर है, लेकिन आप एनडीटी टेस्ट करके उससे पहले ही पता लगा लोगे कि भैया कोई डिफेक्ट या वगैरह है तो नहीं, सर्विस होते हुए भी काम चल रहा है तभी भी, जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप नहीं कर सकते थे। और उसमें पीस डिस्ट्रॉय ही होता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऑपरेशन चलते चलते भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिससे आप फैक्ट्री में, कंपनी में कंटिन्यूसली टेस्टिंग के लिए लगाते रहते हो कि कहीं से कोई गैस तो नहीं लीक कर रही है, ठीक है, कहीं बॉयलर तो लीक, कहीं से लीक नहीं कर रहा है, कोई कंटेनर तो लीक नहीं कर रहा है जहाँ पे डेंजरस सिचुएशन है, लाइफ का खतरा है। Okay, this not only increase the safety of operation but also eliminates any forced shutdown of the plant। ठीक है, सेफ्टी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, वो मैंने बताया दिया ऑपरेशन का। साथ में कभी अचानक से कोई, मतलब हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं प्लांट को, तो अगर कहीं थोड़ी बहुत लीकेज है तो बहुत बड़ा, बाद में अगर हम वो चेक नहीं करते तो बाद में बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था उससे। तो वो पहले ही हमें पता लग गया तो हमने उस लीक को ठीक कर लिया। तो वो एनडीटी की हेल्प से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली और पीरियोडिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो, ये सारे मैंने आपको बताए हैं वैसे, लेकिन मैं एक बार हल्का हल्का आपको गो थ्रू कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है एनडीटी का, मटेरियल को सॉर्ट करना। अब एनडीटी की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा मटेरियल कौन सा है, उसका मटेरियल बिहेवियर पता लगा, मटेरियल की करेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हो कि भाई ये प्लास्टिक का है, मेटल का है, किस चीज़ का है। प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी आप पता कर सकते हो। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो एनडीटी से, हम अंदर मटेरियल को भी पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अब आपको पिक्चर नहीं बन रही होगी तो मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बताया भी था आपको, लेकिन बाई चांस आप भूल गए हो। ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। इस वर्क पीस पे मैं एक्सरे डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, शायद आपने ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन है। और या फिर सैम होता है एक, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, हम इस पर एक लाइट फेंकते हैं, ठीक है, मटेरियल के ऊपर, इस वर्क पीस के ऊपर। तो इसके अंदर कौन कौन से, मान लो कार्बन प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है, या फिर सल्फर प्रेजेंट है, या फॉस्फोरस प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, या कॉपर प्रेजेंट है। उसके हिसाब से ये ग्राफ जनरेट करके देता है कि अगर एक पीक होती है, वो पीक की उसकी कैलकुलेशन होती है, ऐसे ऐसे ग्राफ जनरेट होके आते हैं। इस ग्राफ से ये पता लग जाता है कि भैया ये कार्बन है, ये वाले से सिलिकॉन है, ये फॉस्फोरस है, और ये आयरन का है। तो हमें पता लग जाता है कि इस कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, किस एलिमेंट से बना है, ये कंपाउंड कौन कौन सा वो भी बता देता है। तो अंदर मटेरियल की करेक्टरिस्टिक बता दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मटेरियल करेक्टरिस्टिक ये बता देता है, ठीक है। थिकनेस मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। आगे हम देखेंगे, जब हम इसे डिटेल में देखेंगे एक एक करके एग्जांपल, तो वहाँ पता लग जाएगा आपको। डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए भी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डिफेक्ट को पता करना तो डीटी से तो होता ही नहीं है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से, उससे सिर्फ प्रॉपर्टी चेक होती है। एनडीटी से आप डिफेक्ट के बारे में डिटेक्ट करते हो, यही इसकी खासियत है। डिफेक्ट के करेक्टरिस्टिक के बारे में बता देता है कि डिफेक्ट कैसे हुआ, किस लिए हुआ, उसका रीज़न भी बता देता है, और किस तरह का डिफेक्ट है ये, ठीक है। जैसे अभी आपने वो भी तो नहीं पढ़ा ना, ये पढ़ लिया ना, मैन्युफैक्चरिंग तो पढ़ लिया ना आपने, MST1 MST2। अच्छा, आपका एक ही सब्जेक्ट था ना इस बार, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफेक्ट्स। तो उसमें जो जो डिफेक्ट आते थे वो सारे डिफेक्ट्स के, जैसे मान लो कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट आते थे, कुछ फॉर्जिंग में आते थे, कुछ वेल्डिंग में आते थे, अलग अलग जगह पे डिफेक्ट, एक कुछ रोलिंग के होते थे, वायर ड्राइंग के कुछ डिफेक्ट। तो वो हर डिफेक्ट के करेक्टर्स के बारे में, ये कहाँ से जनरेट हुआ, किस टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। और मेन मकसद इसका क्या है, ये सारे तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो डिफेक्ट डिटेक्शन ही है।
डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनडीटी का, ये बाकी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये एनडीटी मेथड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू अचीव द फॉलोइंग, यही सारी चीज़ें ऊपर की वापस वही बता रहा है, तो मैं ये वापस रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था वही सारा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि टेंसाइल टेस्ट, ये बस सिर्फ आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, शेयर टेस्ट, हार्डनेस, ये सारे क्या हैं, इसमें पीस डैमेज होता है और ख़राब हो जाता है, तो ये और ये प्रॉपर्टी बताने के लिए सारे के सारे, क्रीप जो फटीग बता रहा है, टॉर्शनल क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेंथ, तो वो बताता है टॉर्शन स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ बताता है ये, बेंडिंग स्ट्रेस क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन पढ़ी होगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस में वो सिग्मा बी जो होता था वो यही है बेंडिंग स्ट्रेस, तो वो इस टेस्ट से पता लगता है कि उस मटेरियल की बेंडिंग स्ट्रेस क्या है। फटीक टेस्ट क्या है, फटीक स्ट्रेंथ बताता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बताएगा, इम्पैक्ट टेस्ट से, हार्डनेस से उसकी हार्डनेस बताएगा, शेयर से शेयर स्ट्रेंथ बताएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी झेल सकता है वो, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी झेल सकता है, ये सारे डीटी में, ये हमें ज़्यादा नहीं देखना, बस इतना ही देखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एनडीटी का एक फ़ायदा होता है कि आप ये मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ, एनडीटी टेस्ट जो होता है वो कब कब आप परफॉर्म कर सकते हो, इसकी खासियत क्या है, जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी भी कर सकते हो कोई प्रोडक्ट उस पर टेस्टिंग, मैन्युफैक्चर हो गया उसके बाद भी कर सकते हो, और जब वो मैन्युफैक्चर वाला पार्ट किसी कम जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी इन यूज़, ऑलरेडी इन सर्विस, जब हम यूज़ कर रहे हैं उसको तो भी हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको व्हील बताया था, गाड़ी का व्हील है, टायर मैन्युफैक्चर हो रहा है तभी भी हम कर सकते हैं, टायर मैन्युफैक्चर हो गया उसके बाद भी कर सकते हैं, और टायर जब गाड़ी में लग गया है और चल रही है गाड़ी, यूज़ हो रही है, तभी भी हम टायर की ऊपर एनडी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये खासियत है इसकी जो कि डीटी में नहीं होती, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह वो सारे बता दिए। अब ये देखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मैंने आपको वो तो बता ही दिए थे, एक मिनट, सबका एक बार गो थ्रू करके दिखा दिया था ना मैंने आपको पीपीटी में, हेलो, जो सिक्स टाइप्स ऑफ एनडीटी थे वो मैंने बताए थे कि नहीं बताए थे आपको, हेलो, अक्षत मित्तल, मनीष यादव, दिव्यांश त्यागी, ऐसा है मैं लास्ट में ना क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो मैं एब्सेंट मार्क करूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप जो करना करते रहो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, अगर पीपीटी है तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, ओपन अप होने दो इसे। जैसे देखिए ये वाले मैंने बताए थे कि नहीं बताया था आपको, लिक्विड पेनिट्रेंट और ये सब, एक बार गो थ्रू हो के, भाई जवाब नहीं दोगे तो फिर फायदा क्या है क्लास का। यस सर, बताया था सर। ये डायग्राम में हमने बता दिए थे सारे आपको। यस सर। तो यार इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं, ढूंढने लग रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बताया कि नहीं बताया, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सारे अपना कैमरा ऑन कर लें भैया, सारे अपना कैमरा ऑन कर लें, जो नहीं करेगा एब्सेंट मार के। आपको ईज के साथ दिया इसका मतलब ये नहीं है ना जवाब ही नहीं दोगे आप, क्लास ही नहीं करनी, ऑन करके छोड़ देना। तो आपका जैसे मैंने आपको ये बताया था एक्सरे का या अल्ट्रासोनिक का बताया था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके सर।
अल्ट्रासोनिक का मैंने आपको क्या बताया था कि एक एक ये आपका ट्रांसड्यूसर होता पीस है, है। ये वर्क पीस नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हैंग कर रहा था, वर्क पीस है ये, ठीक है। और हम क्या करते थे, इस पर एक ट्रांसमीटर रखते थे यानी कि ट्रांसड्यूसर, और वो क्या करता था, सिग्नल भेजता था, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, अल्ट्रासोनिक वेव। और वो क्या करता था, वर्कपीस के दूसरे साइड पे वॉल पे टकरा के वापस आता है और उसको कैच कर लेता था, और उसके बाद इसे स्क्रीन पे सिग्नल भेजता था इसको कन्वर्ट करके। और ये स्क्रीन होती थी या मॉनिटर बोल लो, इस मॉनिटर पे ग्राफ बनता था इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर पूरा वॉल को टकरा के आ रहा है तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन अब अगर मान लो यहाँ डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, बीच में कहीं खाली है, तो अब क्या होगा, अब आप फिर वापस इसको रख रहे हो, इसी चीज को यहाँ पे वापस रख रहे हो, मूव कराओगे ना पूरे सरफेस पे, तो अब की बार जो सिग्नल है वो इससे टकरा के वापस आ जाएगा, तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो पीक जो है वो थोड़ी छोटी बनेगी इस तरह, ये इको क्रैक, तो ये बता देगी कि हमें यहाँ पे कहीं वर्कपीस में क्रैक है। और यही बता देगी, यहाँ एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ही बताता है, मान लो ये 20 mm नीचे है यहाँ से, तो ये 20 mm नीचे जो बाद में यहाँ से एक्स एक्सिस पे 20 mm के बाद ये पीक बनेगा, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये पीक जो है बता रही है कि 20 mm के यहाँ पे कहीं कोई ना कोई यहाँ पे ये डिफेक्ट है, तो इससे पता लग जाता था। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम एक सोर्स यूज कर रहे हैं। सोर्स क्या है हमारा, यहाँ पे किस चीज को यूज किया जा रहा है एज ए सोर्स, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो हमारी सोर्स है या प्रॉबिंग मीडियम है, इसी की हेल्प से हम ये चीज पता कर पा रहे हैं। तो मेन सोर्स कौन सा हुआ, अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब डिवाइस कौन कौन से हुए जिससे आप यूज कर पा रहे हो, ये ट्रांसड्यूसर है, या ट्रांसमीटर बोल देते हैं या ट्रांसड्यूसर बोल देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, दो रखे होते हैं, एक यहाँ पे रखा होता है और एक कंपोनेंट यहाँ रखा होता है। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ से सिग्नल भेजा और इसने कैच कर लिया, ठीक है। तो ट्रांसमीटर यहाँ पे ये फिर रिसीवर हो जाता है या ट्रांसमीटर कहलाता है, दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं यही चीज़ का ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको बताएगा ये जो बेसिक एलिमेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला है जो सोर्स और प्रॉबिंग मीडियम, बेसिक एलिमेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन कौन से होते हैं। तो पहला है सोर्स और प्रॉबिंग मीडियम। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अल्ट्रासोनिक का, तो अल्ट्रासोनिक में हमारा मेन सोर्स क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक वेव, ये हमारा मेन मीडियम है जिसकी हम हेल्प से इंस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कि भाई वो कोई क्रैक है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा डिटेक्टर, तो डिटेक्टर क्या हुआ, यही ट्रांसड्यूसर जो है आपका, वो आपका डिटेक्टर हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिग्नल सेंसर सेंस कर रहा है, सिग्नल भेज भी रहा है और उसे कैच भी कर रहा है, तो डिटेक्ट भी कर रहा है। तो सेंसिटिव डिटेक्टर और सेंसर विच इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द चेंजेस इन द प्रोबिंग मीडियम। अब जब वो कैच कर रहा है, जो ट्रांसड्यूसर सिग्नल कैच किया, तो पहले वाले में बड़ी पीक बनी थी, दूसरे वाले में छोटी पीक बनी थी, तो वो हमें पता लग जाता है कि भैया यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो डिटेक्टर कौन सा हुआ, वो ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर रिसीवर। रिकॉर्डर क्या है, रिकॉर्डर और इंडिकेटर इज यूज टू इंडिकेट और रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिटेक्टर। अब ये क्या चीज होगी, बता सकता कोई इसमें, जो अभी मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था। सर जो भी फ्लक्चुएशन होगी उसको रिकॉर्ड करके डेटा तैयार करेगा वो। ये एक मिनट, नहीं नहीं डाटा तैयार नहीं करेगा, ये जो मॉनिटर स्क्रीन है ये है रिकॉर्डर, इसके अंदर ये सिग्नल रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, यस सर। ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, पीक इसी में रिकॉर्ड हो रही है, तो ये रिकॉर्ड दिख रही है। अब जो आदमी बैठा है वो इस सिग्नल को देखता है और इससे फिर डाटा को इंटरप्रेट करता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन जो उसका आएगा लास्ट। लेकिन ये डिटेक्टर रिकॉर्डर कौन सा होगा, ये डिटेक्टर कौन होगा, ट्रांसड्यूसर, ये डिटेक्टर होगा, ये डिटेक्ट कर रहा है और इसको फिर ये मॉनिटर रिकॉर्ड कर रहा है सिग्नल के फॉर्म में। और आप फिर लास्ट वाला जो डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, कई बार क्या होता है ये इक्विपमेंट भी होता है जो इंटरप्रेट कर लेता है कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये चार कंपोनेंट मेन रहेंगे हर एक जगह पे, ठीक है। वेरियस इंटरप्रिटेशन लास्ट में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जो हमने विजुअल इंस्पेक्शन किया था कि आंखों से देख के प्रोडक्ट के बारे में पता लगा लेना, तो उसमें क्या है हमारा, कोई बता सकता है सोर्सिंग मीडियम क्या होगा। विजुअल इंस्पेक्शन बताया था मैंने आप लोगों को, एक प्रोडक्ट है,
उसमें आंखों से ही आप ये डिफेक्ट को देख पा रहे हो। तो आपकी जो आईज है वो एज अ मीडियम हो जाएगा, सोर्सिंग मीडियम हो गई, ठीक है ना, सोर्सिंग मीडियम हो गई, समझ में आ गया ना। सोर्स ये हम आईज का यस। इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेक्ट को अगर कलर वाला लगा के देख रहे हैं तब तो अलग बात है, नहीं तो आप यहाँ पे एज ए डिटेक्टर किसको कर रहे हो, विजिबल लाइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हो डिटेक्ट करने के लिए। जब आपकी आई रेज जो है वो इससे टकरा के, जो जो डिफेक्ट है उससे टकरा के आपके पास आ रही है, तो आप उसे डिटेक्ट कर पा रहे हो, तो डिटेक्टर भी आपकी आईज ही हो गई, ठीक है। रिकॉर्ड भी आपकी आईज में ही हो रहा है जो आपके ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, और वहीं पे वो डाटा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर कंपोनेंट आपका ह्यूमन का ही हो गया। क्लियर है। विजुअल इंस्पेक्शन जो इसका पहला एग्जाम्पल था एनडीटी का, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल से समझ जाओ। दो एग्जाम्पल बताएं, ऐसे ही हर एक में रहेगा। एक्सरे में भी रहेगा। एक्सरे में कौन होगा मेन, रेडिएशन। एक्सरे या गामा रे यूज़ करते हो वो सोर्सिंग मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्विपमेंट जो हम यूज़ करेंगे वो डिटेक्टर हो जाएगा, और उससे कंप्यूटर जो कैच करेगा उस इमेज बनाएगा वो रिकॉर्डर हो जाएगा, और फिर उस इमेज को पढ़ के हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो ह्यूमन करता है, तो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका सारा डिटेल था। स्कोप क्या है, ये सारा वही है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वही होता है इसमें, ठीक है। तो ये मैं अभी बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ। आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वो देख लो। एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट, शटल में, मोटर व्हीकल, पाइपलाइन, ब्रिज, ट्रेन, पावर स्टेशन, रिफाइनरी, बिल्डिंग, ऑयल प्लेटफॉर्म, हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यूज़ नहीं हो रहा, और स्पेशली जहाँ हाई क्वालिटी का काम है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि खर्चा बच जाता है आपका, ठीक है। ये सारा वही है जो मैंने बता दिया आपको। यूज़ एप्लीकेशन की अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ गई, सेफ्टी बढ़ गई, एक्सीडेंट प्रिवेंशन हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ये सारी वही चीज़ बता रहा है, ये मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या होंगे भाई, जो प्रोडक्ट हमारा जो डिफेक्टिव नहीं निकला तो उसको यूज़ कर पा रहे हैं ना हम लोग। अगर वो हम डीटी टेस्ट करते तो डिस्ट्रॉय हो जाता, तो यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए बोल रहा प्रोडक्ट कैन बी रीयूज। और ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि आप टेंसाइल टेस्ट करते तो यूटीएम मशीन चाहिए। यूटीएम मशीन अच्छी खासी बड़ी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन काफ़ी कॉस्टली होती है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हो, या फिर क्या करते हो, डाई पेनिट्रेंट है उसमें एक डाई लगा देते हो, तो वो तो बहुत सस्ता है, तो बहुत चीप पड़ जाता है हमें। रिजेक्शन रेट इज़ वेरी लेस, इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये विजुअल इंस्पेक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट ह्यूमन आई से आप देख पा रहे हो, डिफेक्ट देख पा रहे हो, विजिबल डिफेक्ट होंगे, बहुत फाइन हो डिफेक्ट होंगे तो वो आप विजुअल इंस्पेक्शन से नहीं देख सकते, ठीक है। जब थोड़े बड़े डिफेक्ट होंगे जो ह्यूमन आई से विजिबल है देखने के लिए, तो वो डिफेक्ट आप जब देखते हो तो ऐसे प्रोसेस को, ये पहला एनडीटी मेथड है जिसमें हम आईज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने विजुअल का इस्तेमाल करते हैं डिफेक्ट को चेक करने के लिए, प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखने के लिए। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसे कहते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। और ये जनरली सरफेस के क्रैक, सरफेस के ऊपर जो क्रैक है उनको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ डायग्राम बनाता रहता हूँ ईजीली, ठीक है। जैसे मान लो ये डिफेक्ट है हमारा, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आइज़ का इस्तेमाल करोगे, आइज़ तो है ही, लेकिन बॉडी ह्यूमन के जो 6 सेंसेस हैं उन सब का इस्तेमाल करोगे आप। जैसे स्मेल करके भी अगर कोई गैस लीक हो रही है मान लो यहाँ से, और वो गैस आप स्मेल कर पा रहे हो, तो उससे भी आपको पता लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ लीकेज चल रही है, तो डिफेक्ट पता लग गया लीकेज का, तो ये स्मेल से पता लगा। या फिर आप टच करके पता लग पा रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, आंखों से नहीं दिख पा रहा लेकिन आपको लग रहा है कि हाथ लगाने से यहाँ पे कुछ सरफेस रफ दिख रहा है, यानी वहाँ कहीं ना कहीं क्रैक है, बहुत छोटा क्रैक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप टच का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो भी आप, और हियर करके आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, आवाज़ आ रही है, तो ये भी आपका कहाँ किस में कंसिडर होगा, डिफेक्ट में कंसिडर होगा, इसी में होगा विजुअल इंस्पेक्शन में। तो आइज़ के साथ बाकी चीज़ का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, स्मेल, टच, हेयर, तो ये सारी चीज़ें, इससे आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि किसी भी वर्क पीस में कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे एक डिफेक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन के अंडर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आइज़ का डायरेक्ट यूज़ करो, कई बार आप इक्विपमेंट भी यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे ये बोरोस्कोप रखा हुआ है, एक पाइप होती है,
यहाँ पे लेंस होते हैं इसके साथ, आप यहाँ से देखते हो और जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे आप वो पाइप को डाल देते हो, इसके अंदर से लाइट जाती है और आगे एक लेंस लगा होता है जिससे कोई छोटा होल भी हो तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके आप मैग्नीफाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। बट जनरली आप बॉडी में भी करते हो ये चीज़ का, मेडिकल लाइन में भी इसको यूज़ किया जाता है। पता नहीं पता, एंडोस्कोपी सुना होगा नाम, एंडोस्कोपी, ठीक है। उसमें एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, प्रोसेस को एंडोस्कोपी बोलते हैं, आ जाता है, लेकिन जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको एंडोस्कोप बोलते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं। बोरोस्कोप अगर मशीन वगैरह इनमें यूज़ कर रहे हो तो बोरोस्कोप है, ठीक है। एक फाइब्रोस्कोप भी होता है, फाइबर का। अगर ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब जो है, इस साइड जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये ट्यूब अगर फाइबर की है तो इसे फाइब्रोस्कोप बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिपेंड करता है कहाँ का। मान लो कोई पाइप है, उस पाइप में डैमेज हो गया है और उससे गैस जाती है, तो आप अब ह्यूमन डायरेक्टली वहाँ जाके डिफेक्ट नहीं देख सकता, तो वहाँ पे आप ह्यूमन क्या करता है, एक रोबोट भेजता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रोबोट, एक रोबोट को भेजेगा, इसके अंदर लाइट है और लेंस है, ये रहा लेंस। इसकी हेल्प से ये जब जाएगा किसी भी पाइप के अंदर, ये पाइप है मान लो, तो हम इसके अंदर ये रोबोट भेज के देखेंगे तो ये लाइट फेंकेगा और लेंस उससे इमेज कैच करेगा और इसको भेजेगा सिग्नल। तो बाहर जो आदमी है वो उसको आराम से देख सकता है उस स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन में सब कुछ इमेज दिखेगा, जो इमेज यहाँ पे होगा वो इमेज आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो ह्यूमन उसको देख सकता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो हम कर रहे हैं उसको हम विजुअल इंस्पेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो कुछ जगह पे हम खुद नहीं जा सकते, रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये इसने एक और इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, यहाँ पे लेंस है और लाइट है इस वाले में, और इमेज अब किसकी स्क्रीन पे दिख जाता है, तो आदमी डिटेक्ट कर सकता है कि डिफेक्ट है कि नहीं है। ये सबसे चीपेस्ट मेथड है और ओल्डेस्ट मेथड है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव का, ठीक है। क्या क्या चीज़ पता करने के लिए यूज़ होता है ये, पुअर वेल्डिंग, सरफेस डिफेक्ट, करोजन पिट, जनरल कंडीशन, डिग्रेडेशन, ब्लॉकेज एंड फॉरेन मटेरियल। अच्छा, अब एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दोगे जिससे मैं पूछूंगा। ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस के ऊपर सरफेस पे क्रैक है, ठीक है, और एक क्रैक अंदर है। विजुअल इंस्पेक्शन से क्या दोनों क्रैक हम पता कर सकते हैं या एक पता कर सकते हैं, ये भी दोनों पता आइडेंटिफाई हो जाएंगे या सिर्फ सरफेस वाला पता लगेगा? तो सिर्फ सर सरफेस सरफेस वाला वाला ही पता पता लगेगा। लगे। ठीक है, बस यही जानना है। तो ऐसे रेस्पॉन्स दो ना यार, जब मुझे पता रहे ना कि आप देख रहे हो। अब ये दोनों डिफेक्ट दोनों पता लगेगा या एक पता लगेगा, ये वाला? सर एक लगेगा। हाँ, जो सरफेस पे है सर वो पता आउटर लगेगा, सरफेस अंदर वाला। का हमें नहीं पता लगेगा। अंदर का किससे पता लगेगा? अभी जो बताया अल्ट्रासोनिक वेव का हम इस्तेमाल जो करेंगे उससे हमें पता लग सकता है, इससे नहीं पता लगेगा, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन से सिर्फ सरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट है वो पता लगेगा, जो विजिबल हो। क्लियर? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मैंने बता दिया आपको। देखो, ह्यूमन सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है, और हियरिंग, टच एंड आपका स्मेल वगैरह करके जो भी आप डिफेक्ट पता करते हो वो। और इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करते हो आप? लेंस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, ग्लास का, मिरर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर आपका बोरोस्कोप हो गया, ये देखो बोरोस्कोप हो गया, फाइब्रोस्कोप हो गया, वीडियो बोरोस्कोप हो गया, कैमरा सिस्टम, रोबोटिक क्रॉलर, ये मैंने आपको बताया ना जैसे अभी डायग्राम में। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, अब इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी जनरली ऑलमोस्ट एनी स्पेसिमेन कैन बी विजुअली एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ इट्स फैब्रिकेशन। ये सारा वो ये पढ़ लेना, ये तो कोई खास नहीं है इसमें, मैंने बता दिया इसमें जो मेन था, ठीक है। अब ये देखो, इसमें सोर्सिंग मीडियम कौन होगा? आपका आई होगा। ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एनडीटी टूल, एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से आप पता कर सकते हो वो देख लेते हैं। अच्छा, जनरली अभी थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ, वैसे तो मैंने इसलिए डाले थे कि आप नोट्स के लिए आपके रहेंगे, क्योंकि ये सब आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन आई हैज एन एक्सीलेंट विजुअल परसेप्शन, येलो ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच इज मोस्ट सुटेबल लाइट फॉर ह्यूमन आई एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये सब बताने की तो जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नोट्स के लिए मैंने रखा है आपके लिए। अब इसमें डिफेक्ट कौन कौन से है तो वो मैं बता देता हूँ। जनरली डिफेक्ट कौन कौन से होंगे भाई? क्रैक, सरफेस पे क्रैक हो या होल हो या करोजन हो, किसी मटेरियल पे करोजन लगा हुआ लाल लाल ब्राउन ब्राउन कलर का दिखता है आपको, तो आपको दिखता है नहीं दिखता, ये विजिबल होता है नहीं होता? ये अगर किसी मटेरियल पे करोजन हो होता है दिखता है सर। नहीं, तो आप जब चेक करने के लिए दिया जाएगा तो आप बता सकते
सकते हो ना। तो ये सब देखो, करोजन आप बता दोगे, होल अगर होगा तो बता दोगे, क्रैक होगा तो बता दोगे, कोई डैमेज हुआ है फोर्स लग के, यहाँ पे आपने कि इम्पैक्ट फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये डिफॉर्म हो गया, ये सरफेस ऐसा हो गया, अभी ऐसे डिफॉर्म हो गया अल्टीमेटली। तो अब ये फाइनल पीस कैसा हो गया, ऐसे डिफॉर्म हो गया। तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको? तो ये यस सर इम्पैक्ट डैमेज दिखेगा। की वजह से, कोई इम्पैक्ट डैमेज की वजह से जो आपका प्रॉब्लम हुआ है पीस में, अब ये आप रिजेक्ट करोगे ये देख के कि भैया ये तो ख़राब हो गया, हमारा जो साइज़ चाहिए था वो नहीं है। कोई कैविटी है तो वो पता लग जाएगा, कोई डेंट लगा है, गाड़ी चेक कर रहे हो, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कुछ है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे थे उस टाइम पे गाड़ी पे यहाँ कहीं डेंट लग गया, ये पोर्शन पे डेंट लग गया, या आप चेक करते हो, इंस्पेक्ट करते हो क्वालिटी, इसको आप शोरूम में भेजने से पहले, तो आपकी ये डिफेक्ट जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन से आपको पता लग जाएगी। तो जो विजुअल इंस्पेक्शन करता है उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो इंस्पेक्टर आके इसको क्वालिटी चेक कर लेगा, अगर डेंट है तो ठीक करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से ये काम होता है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सरफेस की, कौन कौन से डिफेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कंपोनेंट जो होते हैं वो जनरली इसमें करेक्ट इज ऑफ करेक्ट साइज एंड और शेप दैट हैज़ बीन फैब्रिकेटेड। जो भी पीस हमने बनाया, मान लो मैं एक सिंपल, अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे है, मैंने बोला था ये आपको ये एक रेक्टेंगल बनाना है, और ये प्रोडक्ट का साइज़ होना चाहिए 20 mm, और ये होना चाहिए 40 mm, ठीक है। और इसके अंदर होल होना चाहिए, ये एक होल है जो होना चाहिए 10 mm का, ठीक, 10 mm का होल, ठीक है। सारे डायमेंशन इन mm है। अब होगा क्या, आप चेक करोगे पीस, ऐसे कई सारे पीस बने होंगे, जो पीस में मान लो ये 20 mm आ रहा है, ये भी 40 mm आ रहा है, लेकिन होल जो है वो 8 mm का है, तो पीस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट हो जाएगा? आप कर सकते हो ना ये, या आप मैनुअली भी कर सकते हो, देख के आप खुद करोगे तो ये विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर आएगा। आप कैसे करोगे, उसके लिए कुछ कंपोनेंट आपको चाहिए होंगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट आप यूज़ करते हो? वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा है 11th में, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यस सर। ठीक है। फिर माइक्रोमीटर, ये आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे माइक्रोमीटर रहता है, ऐसे यस क्वेश्चन सर। मार्क के फॉर्म में रहता है ऐसे, है ना, तो वो माइक्रोमीटर कहते हैं। गेज, कहीं प्रेशर चेक करना तो वो प्रेशर चेक कर सकते हो गेज से, डेप्थ चेक करनी हो तो वो गेज से चेक कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कंपोनेंट यूज़ करते हो किसी भी प्रोडक्ट का करेक्ट साइज़ या शेप, फैब्रिकेट हुआ है, बना है या नहीं बना है। अगर जो बन के आया है उसमें कोई उसके साइज़ में या शेप में प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो विजुअल इंस्पेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद और कौन कौन से हैं, सरफेस फिनिश आप चेक कर सकते हो। सरफेस फिनिश चेक करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है वो मैं अभी आपको ये डिटेल में बताऊंगा। फाइब्रोस्कोप, बोरोस्कोप, ग्लासेस या मिरर। अब मान लो कोई पीस है उसमें आपको क्रैक है, ये दिख नहीं रहा सरफेस पे, ये सरफेस के ऊपर ही, ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हैं हम, ये लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ये वर्क पीस है मेरा, और यहाँ पे ये वाइट कलर का मैंने इसके सरफेस के ऊपर डिफाइड दिखा दिया। अब आप यहाँ से देख रहे हो, आपकी आईज है ये, ठीक है, जैसे आप आईज से देख रहे हो, तो ये डिफेक्ट आपको वैसे नहीं दिख रही क्योंकि ये बहुत फाइन होल है, लेकिन अगर आप इस पर लेंस मैग्नीफाई करके देख सकते हो, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होगा, ये इमेज जो छोटी है ये बड़ी होकर दिख सकती है, ऐसे बड़ी दिखेगी। तो ये जो बड़ी दिखेगी तो आप आराम से इस लेंस की हेल्प से, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ये डिफेक्ट देख सकते हो जो विजिबली डायरेक्टली आपको नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, जिसमें आप खुद डायरेक्ट आईज से देखते हो तब तो बोलता है डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। और अगर आप डायरेक्टली देख के किसी टूल का इस्तेमाल करके देख रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास का, फाइब्रोस्कोप का या बोरोस्कोप का, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। अभी आगे और बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एडवांटेजेस ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, अब इसका फ़ायदा क्या है, कोई कंपोनेंट हमें अलग से लेना पड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो एक कॉस्ट बच गई। यूटीएम मशीन लेते तो बड़ी अच्छी खासी कई लाखों की मशीन आती हो, फिर टेस्ट करके उससे सिर्फ टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये सब आपको पता लगता। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अपनी आईज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर, और नहीं तो लेंस या ग्लास, इसके मुकाबले तो बहुत चीप है, तो इसलिए लो कॉस्ट है। मेथड क्या है, बहुत क्विक है, ज़्यादा देर नहीं लगती। उसमें तो आपको यूटीएम पे स्ट्रेस, लोड और फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स और उसमें कितना एक्सटेंड होता जा रहा है वो एक्स एक्स एक्सिस पे, और फोर्स वाई एक्सिस पे, और इसका फिर ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये ग्राफ बन के आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के तरह का। तो वो ग्राफ आप चेक करते हो तो उसमें टाइम लगता है, इसमें क्या है, टाइम नहीं लग रहा, बहुत जल्दी हो जा रहा है। और
परफॉर्म ऑन ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्लास्टिक पे या मेटेलिक पीस पे लगा सकते हो, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक, हर चीज़ पर डिफेक्ट चेक कर सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो आप मुझसे। कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो टूल यूज इन विजुअल इंस्पेक्शन कौन कौन से? मिरर, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, बोरोस्कोप, इंडोस्कोप, फ्लेक्सिबल फाइबर, क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम एंड कंप्यूटर एनहेंस सिस्टम। अभी इसको एक एक करके देखते हैं। ये वैसे आपको पता लग गया होगा आईडिया से ही, क्योंकि मैं जो इसकी कहानी बताई है उससे पता लग जाएगा। ये भी इसको डिटेल में पीछे नीचे अभी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन क्या क्या है विजुअल इंस्पेक्शन की, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। कहीं पार्ट है वो मिस अलाइन है तो उसको आप पता कर सकते हो। अभी मैंने बताया जैसे मान लो गाड़ी का ये एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल है, और इसके ऊपर एक साइड में मेरे को व्हील लगानी है ये ऐसे। तो जब मैं इधर से देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो, ये आपका व्हील होगा, व्हील का इनर डाया, और जो जिस एक्सेल के ऊपर आपने माउंट किया था मैं व्हाइट कलर का बना रहा हूँ। ये इसके बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ये जो क्लियरेंस आपको दिख रहा है, ये क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा इसके अंदर। तो आपका जब भी बम्प आएगा, ऐसे रोड पे बम्प आ रहा है, तो जब ये व्हील इसके ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स इसके व्हील पे ऐसे लगेगी, यहाँ पे झटका लगेगा, तो टूटने का चांस हो जाएगा एक्सेल का। तो क्लियरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट, सही होना चाहिए बीच में। इट शुड बी मॉडरेट। तो ये अब दोनों, ये कैसे पता लगेगा? आप विजुअल इंस्पेक्शन से चेक कर सकते हो। ये क्लियरेंस अगर ज़्यादा दिख रहा है तो आपको पता लग जाएगा भैया ये रिजेक्ट करो, ये ठीक नहीं है। तो दोनों की अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के अंदर फिटिंग हो रही है कि नहीं, वो अलाइनमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई मिस अलाइनमेंट है तो उसको आप चेक कर सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन। अगर सरफेस पे कोई कोरोजन है, इरोजन है, क्रैक है, डिफॉर्मिटी आई है, कोई डेंट वगैरह पड़, तो वो सब आप चेक कर सकते हो। कोई प्लांट में कोई कंपोनेंट है, जैसे बॉयलर मैंने आपको बताया, एक बॉयलर है प्लांट के अंदर, उसमें से गैस लीक हो रही है, या वाटर वेपर लीक हो रहा है, या स्टीम लीक हो रही है, तो आप वो पता लगा सकते हो देख के। तो ये सब विजुअल इंस्पेक्शन करने के काम आ सकता है। इट इज़ यूज, विजुअल इंस्पेक्शन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन वेल्डमेंट, कोई वेल्डिंग करी है आपने, पता ही होगा वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग जब दो पीस प्लेट को ज्वाइन करते हो आप, तो वो जब प्लेट को ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे जो वेल्ड किया आपने वो सही तरीके से किया है कि नहीं, कहीं छोड़ तो नहीं दिया, क्रैक खाली है या ढंग से नहीं हुआ, या उसमें डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो वो भी आप विजुअल इंस्पेक्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिमिटेशन क्या है विजुअल इंस्पेक्शन के लिए? लार्ज डिसकंटिन्यूटीज हैं उसी को पता लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोप लेवल की होंगी तो हम उसे नहीं पता लगा सकते। ठीक है, सरफेस की डिफेक्ट को पता लगा सकते हैं। अगर ये वर्क पीस है मेरा और सरफेस के अंदर डिफेक्ट है तो इस डिफेक्ट को मैं पता नहीं कर सकता। ठीक है, और स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि डिफेक्ट कैसा दिखता है, कौन सा है, तो उसके लिए स्किल लेबर चाहिए। नॉर्मल लेबर को आप नहीं दे सकते, ये अनस्किल्ड लेबर को। ठीक है, आई रेजोल्यूशन कैसी है इंस्पेक्टर की? अगर आईज रेजोल्यूशन अच्छी है तो ठीक है। अगर आईज ही खराब है तो वो डिफेक्ट हो सकता है कि उससे मतलब मिस हो जाए। तो इसके लिए आपने देखा होगा जिसको स्पेक्ट चढ़े हैं वो काफ़ी आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे 6x6 लिख देते हैं आपके उसमें, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है और उससे 6 मीटर दूर पे मैंने दो स्ट्रेट लाइन बनाई है, ऐसे मान लो दो लाइन बनाई है, और मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, और ये दोनों लाइन के बीच में ऐसे दो लाइन है, और ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो 1 आर्क का है, 1 मिनट ऑफ आर्क। ये जो आर्क बना है ये 1 मिनट का है। ठीक है, एक एक 360 आपने पढ़ा है ना, वो 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में जितना एंगल बनता है वो एंगल बता रहा है ये। एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो जो 6 मीटर दूर खड़ा है बंदा, अगर आप 6 मीटर दूर खड़े हो और तब ये दो लाइन को देख रहे हो, अगर आप ये दोनों लाइन सेपरेट दिख रही हैं तो आपकी आइज़ जो है वो 6x6 है। 6x6 बोल देते हैं या 20x20, यानी प्रॉपर है, पूरी है। अगर आपको ये दोनों अलग नहीं दिख रही हैं, यहाँ पे दिख रही हैं, तो 6x4 बोल देते हैं। मान लो 4 मीटर दूर पे दिख रही है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 4 मीटर दूर पे ही अलग दिख पा रही हैं, 6 मीटर दूर पे नहीं दिख पा रही हैं। तो इसलिए कई बार जब आप जाते हो डॉक्टर वहाँ पे 6x6, 6x4, 6x5 ये लिख के देता है। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
तो आईज किसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। तो इंस्पेक्टर की आईज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जब कंटिन्यू ये इट में कॉज आई लिमिटेशन क्या है, आई फटीग टू द इंस्पेक्टर। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी लिमिटेशन एक और है कि अगर जो इंस्पेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो 12 घंटे काम कर रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, और एक जो है वो सिर्फ 6 घंटे कर रहा है, आपको क्या लगता है किसकी अच्छी, कौन जल्दी थकेगा? ये जल्दी थक जाएगा, फटीग हो जाएगा, ये कंटिन्यूसली काम कर देगा। तो तब हो सकता है कि जो डिफेक्ट हो भी और इसे नहीं दिखे, क्योंकि थका हुआ है तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन इसकी बिगड़ जाएगी, तो वो डिफेक्ट आपका ये यहाँ पे मिस हो सकता है। यहाँ पे वो मिस नहीं हुआ क्योंकि आप इसको 2-2 3-3 घंटे में मान लो रेस्ट दे दो, ये समझ लो, तो इसको फटीग उतना जल्दी नहीं आएगा, तो इससे डिफेक्ट मिस होने के चांसेस कम होंगे। तो ये एक चांस है कि लिमिटेशन, कि भाई कई बार क्या होता है इंस्पेक्टर आपका थक जाता है तो उससे भी आपका डिफेक्ट जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि आई फटीग हो जाती है। ठीक है, क्लास तो हो गई, मेरी दूसरी क्लास भी है, तो इसके बाद में आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर दो, बाकी आप मेरे से पूछ लेना दूसरी क्लास में।